नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। और इसको लेकर के 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में ये दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम इसको फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट WWF ने जारी की है। ये बढ़ते वैश्विक जल संकट को लेकर के ये रिपोर्ट है कि आने वाले समय में जो जल संकट है वो बढ़ सकता है। ओवरऑल जो पूरे विश्व में जल संकट है। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से पानी को लेकर ये चेतावनी दी गई है कि खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो जाएगी और आर्थिक मूल्य के लिए भी ये खतरा पैदा हो सकती है। तो 58 ट्रिलियन डॉलर की USD की आर्थिक मूल्य और खाद्य सुरक्षा स्थिरता के लिए पैसा करने की ये कवायद की गई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ये विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। मीठे पानी या मीठे जल की बात करें तो ये पूरा इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यह कहे हैं इसको कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ये सालाना 60 ट्रिलियन डॉलर का लाभ प्रदान करता है। अब इसमें जल पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के, जैसे पानी को शुद्ध करना या मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, ठीक है, कार्बन का भंडारण करना और मौसमी घटनाओं से बचाव, ये सालाना लगभग टोटल अगर देखा जाए तो 50 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। ये जो उच्च लागत है, सस्ते पानी की उच्च लागत, 1970 के बाद में दुनिया की लगभग 1/3 भूमि जो है वो आर्द्र भूमि है। तो वेटलैंड्स जो टोटल, जिसको रामसार कन्वेंशन ईरान में है, रामसार शहर, और उसको लेकर के जो रामसार कन्वेंशन के थ्रू जो वेटलैंड्स खोजे गए हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका जो पूरा जो मीठे पानी का जो वन्य जीवों की जो आबादी है उसका 83% की गिरावट देखी गई है। 70% से अधिक पानी जो है, ये जो प्योर वाटर है, या कह सकते हैं कि 70% से अधिक जो ताजे पानी की उपयोगिता है उसके लिए कृषि में और साथ साथ ये नदियों में और बाढ़ के मैदानों में ये पाया जाता है। और इसको लेकर के ये खतरा हो रहा है कि आने वाले समय में जल संकट हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये बेसिकली इसका जो कारण है कि जो भूजल है उसमें पॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब ये पॉल्यूशन का कारण क्या है? जैसे हम लोग कृषि में ये ज़्यादा जो उर्वरक है वो केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना कृषि क्षेत्र में, ठीक है। और नदियों में पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर, एक तरह से कह सकते हैं कि पॉल्यूटेड वाटर हो जाना, ये सब मिलाकर के जो 70% वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। इसको लेकर के ये जल संकट की ये रिपोर्ट WWF ने जारी की है। और
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि WWF का जो फुल फॉर्म है वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में है। और एक ये गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? IRCTC ने जोमेटो के साथ साझेदारी की है। डोमिनोज के साथ साझेदारी IRCTC पहले से कर चुकी है। तो अब ये प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर किसी को फूड चाहिए है तो वो पहले ऑर्डर दे सकता है, और उसके लिए जो यात्री हैं वो उनके सीट पर ये फूड जो है, खाना पहुंचाया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने प्री बुकिंग के लिए जोमेटो के साथ एक तरह से गठबंधन किया है, साझेदारी की है। तो ये जो प्री ऑर्डर है ये टोटल अभी 5 स्टेशंस पर ये किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट। और उनमें से पहला जो स्टेशन है वो न्यू दिल्ली है, जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्री ऑर्डर डिलीवरी फूड की। और दूसरा जो है वो लखनऊ है। लखनऊ के साथ साथ प्रयागराज है। उसके बाद चौथे नंबर कानपुर ले लीजिए, और कानपुर के बाद जो है 5वां नंबर है वो वाराणसी का है। तो ये 5 स्टेशन हैं जहाँ पर ये प्रायोगिक तौर पे ये स्टार्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में RBI ने किस राज्य में अपना उप कार्यालय खोला है? RBI ने अपना उप कार्यालय ईटानगर में खोला है, अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। तो ये जो उप कार्यालय है ये डिप्टी गवर्नर हैं RBI के डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, इन्होंने 20 अक्टूबर को उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में RBI का ये पहला उप कार्यालय अरुणाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये फायदेमंद होगा। वित्तीय समावेशन एक तरह से कह सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा चीज़ जो है इसमें आर्थिक विकास भी शामिल है। आर्थिक विकास में बढ़ोतरी मिलेगी, ठीक है। वित्तीय स्थिरता, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के है। और साथ साथ में वित्तीय समावेशन जिसकी हम बात कर चुके हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। छात्र छात्राओं के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट ID का प्रारंभ किस नाम से किया है? गवर्नमेंट ने एक ID जनरेट की है जो 12 अंक की ID है, वो सारे स्टूडेंट्स के पास रहेगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हों, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये 12 डिजिट की एक ID जनरेट की जानी है। और इस ID को वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड का नाम दिया गया है। अब इसका एक्चुअली में ये ID अपार के नाम से जानी जाएगी। और इसका पहला तो चीज़ है कि जैसे डाटा है अपना, तो डिग्री है,
डिग्री के साथ साथ कोई मार्कशीट है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, शैक्षणिक अनुभव को लेकर के कोई डॉक्यूमेंट है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप कह सकते हैं कि कोई स्कॉलरशिप है, उसके साथ साथ जो भी अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जितने भी संस्थान हैं वो जुड़ जाएंगे, ठीक है, और लाखों छात्र इससे लाभान्वित होंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो बताया कि ये शैक्षणिक डाटा को एक स्थान पर सॉफ्ट कॉपी में एकत्रित हो जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से भी ये डाटा सेव किया जा सकता है। और इसमें एबीसी बैंक के नाम से ये कार्ड जनरेट किया जाएगा। इस बैंक में रजिस्ट्रेशन करने से इस कार्ड को प्राप्त किया जाएगा। और ये जो एबीसी बैंक का खाता है ये डिजी लॉकर से खोला जाएगा। और इसमें एक्चुअली मोबाइल नंबर के साथ ही ये खाता स्टार्ट होगा और साथ में मोबाइल के साथ में ओटीपी जैसे आता है तो ओटीपी आएगा तो ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस वेबसाइट का नाम abc.gov.in है, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपार नाम से एक आईडी जनरेट जो की जाएगी, वो अपार नाम से एक 12 डिजिट का नंबर प्राप्त होगा। तो इसमें डाटा में डिग्री, मार्कशीट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये सभी जो है इनको स्टोर किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत का उद्घाटन किस स्टेशन से किया गया है? साहिबाबाद से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो ये साहिबाबाद से लेकर के दुहाई तक इसका ट्रायल हुआ है 17 किलोमीटर का। और ये पहली हाई स्पीड ट्रेन रहेगी, नमो भारत के नाम से जानी जा रही है। इसमें क्या है कि ये रैपिड एक्स के नाम से पहले जाती थी ये ट्रेन। आरआरटीएस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसमें, रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस, रैपिड ट्रेन सर्विस आरआरटीएस जो ये ट्रेन सर्विस है उसका नाम होगा। और इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो उसमें सीसीटीवी की सुविधा भी होगी, इमरजेंसी डोर ओपनिंग की सुविधा होगी। अगर किसी घटना कोई घटती है या कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें इमरजेंसी डोर ओपनिंग की सुविधा दी जाएगी। वाईफाई कनेक्टिविटी रहेगी नेट के लिए। लगेज रैक्स जैसे रहते हैं तो वो रहेंगे ही। और साथ में एक ट्रेन अटेंडेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। लैपटॉप चार्जिंग के लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ट्रेन में वो सुविधा रहेगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सीसीटीवी और दूसरा है वाईफाई। ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा इसको प्रोवाइड करी जाएंगी। सेफ्टी को लेकर के स्क्रीन डोर्स हर आरआरटीएस स्टेशन पर अवेलेबल होंगे। एक्सीडेंट के रिस्क को इसमें मिनिमाइज करने के लिए सिग्नलिंग सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है।
इसमें क्यूआर कोड बेस्ड टिकट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस ट्रेन के लिए। साथ साथ टिकट वेंडिंग मशीन या के माध्यम से या फिर जो टिकट काउंटर होते हैं वहाँ से टिकट अवेलेबल हो पाएंगे। तो साथ साथ ये टीवीएम रहेगा टिकट वेंडिंग मशीन। ये जो टिकट वेंडिंग मशीन है ये यूपीआई इनेबल्ड होगी और इसमें यूपीआई के माध्यम से भी टिकट खरीदे जा सकेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें किराया जो है वो मिनिमम फेयर 40 रुपये है और 40 रुपये से लेके 100 रुपये तक का इसमें फेयर रहेगा। और प्रीमियम कोच का जो है मैक्सिमम फेयर 100 रुपीज़ तक और मिनिमम 40 रुपीज़ से स्टार्ट होगा ये। और अब ये जो नमो भारत ट्रेन है इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो एक ट्रेडिशनल मेट्रो ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन की होती है। और इसमें जो कंपनी जिसके द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जाएगी हाई स्पीड ये ट्रेन, अल्स्टॉम कंपनी को इसका अल्स्टॉम कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर की जाएगी और मेक इन इंडिया को लेकर के, और गुजरात में अल्स्टॉम का ये प्लांट इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ पर। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान द्वारा कितने सदस्यों का दल भेजा जाएगा? तो इसमें 3 लोग जाएंगे और ये इसरो के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि इसमें गगनयान मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है और इसको 21 अक्टूबर को ये टेस्टिंग की गई सुबह 10 बजे और ये टेस्टिंग सफल रही है। 17 किलोमीटर ऊपर गया रॉकेट और उसके बाद जो है 10 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में, ये बे ऑफ बंगाल में इसका परीक्षण किया गया तो बे ऑफ बंगाल में ये उतरा। इस रॉकेट में कोई गड़बड़ी हो उसके लिए सिस्टम की टेस्टिंग भी, एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई है। TVD-1 के नाम से ये टेस्टिंग की गई है। पहला TVD-1 जो है टेस्टिंग का नाम है, फिर उसके बाद D2, D3, D4 ये भेजे जाएंगे। 3 टेस्टिंग और होगी। ये पहला मानव अंतरिक्ष अभियान होगा 2024 में जिसको अभियान को छोड़ा जाएगा। तो गगनयान में एक्चुअली क्या है कि 3 दिनों का मिशन है ये और 3 दिनों के मिशन में 3 लोग जो है इसमें 3 सदस्य दल 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजे जाएंगे या कक्षा में भेजे जाएंगे कह सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो है 12 अप्रैल को 1961 में सबसे पहला परीक्षण इस तरह का किया गया था, पहला सैटेलाइट भेजा गया था। तो USSR के द्वारा या रशिया जिसको कह सकते हैं, यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे रशिया के, जो 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे। उसके बाद 5 मई 1961 को ये अमेरिका ने या कह सकते हैं USA ने एक एलन शेफर्ड को भेजा था
एलन शेफर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे थे। उसके बाद चाइना ने 15 अक्टूबर 2003 में रॉकेट को प्रक्षेपित किया था। यांग लिवेड इनको भेजा गया था अंतरिक्ष में और ये 21 घंटे स्पेस में रहे थे, 21 आवर। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के धोरडो गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव उसमें शामिल किया गया है? धोरडो गांव ये गुजरात का गांव है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गांवों में धोरडो गांव को शामिल किया गया है। ये UNWTO संस्था के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट टूरिस्ट विलेजेस की लिस्ट में ये शामिल हुआ है। बेसिकली क्या है कि जो पर्यटक हैं वो ये धोरडो गांव जो है यहाँ पर आते हैं और ये गांव 54 जो गांव चुने गए हैं उनमें से एक गांव है, शामिल किया गया है ये लिस्ट में। ये गांव बेसिकली जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है और यहाँ पर रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस गांव को कच्छ के रण और थार के मरुस्थल के बीच में ये गांव बसा है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। UNWTO यूनाइटेड नेशंस की संस्था है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्पेन में है। 156 देश इस संस्था में शामिल हैं और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। फरवरी 2024 में किस शहर में ई-प्रिक्स का आयोजन किया जाएगा? फरवरी 2024 में ये ई-प्रिक्स का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डेल ऑटोमोबाइल के नाम से इसको फार्मूला ई प्रिक्स बोला गया है और ये फार्मूला ई प्रिक्स पहली बार इंडिया में हो रहा है। हैदराबाद में ये आयोजित किया जाएगा। ये 10 फरवरी 2024 को ये आयोजन किया जाएगा इसका। और ये फार्मूला रेस है, ये 2014 से स्टार्ट हुई थी ई प्रिक्स रेस। जो ई प्रिक्स का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनकी ये रेस होगी और फार्मूला 1 कार्स जो हैं, फार्मूला 1 जैसे होती है रेस, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेकर के ये रेस होगी। हैदराबाद में ये आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करने की अनुमति दी है? कोटक महिंद्रा बैंक को RBI ने अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सोनाटा फाइनेंस कंपनी है जिसके 100% स्टैक्स जो हैं वो अब कोटक महिंद्रा में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 537 करोड़ की ये स्टैक्स हैं इसके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 21 नवंबर 1985 में की गई थी। सोनाटा फाइनेंस ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्टील के बाद महिंद्रा जो है वो सोनाटा फाइनेंस को पूर्ण रूप से
अपग्रेड करने के बाद में सितंबर 2016 में इसको 139 करोड़ रुपीस में कैश डील हुई थी। ये बीएसएस माइक्रो फाइनेंस को खरीद लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी हाल ही में असम में किया गया है। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा ये श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया। ये फ्लाईओवर एक्चुअल में 2.28 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, जो कि सुंदरपुर को कॉमर्स पॉइंट से जोड़ता है। तो वहाँ का जो कॉमर्स पॉइंट है वहाँ से सुंदरपुर को जोड़ता है। टोटल श्रद्धांजलि फ्लाईओवर के जो लागत है वो 316 करोड़ की लागत से ये पुल बना है, फ्लाईओवर बना है। ये फ्लाईओवर 60 डेज में बनकर तैयार हुआ है। असम का सबसे लंबा जो फ्लाईओवर है, उसके बाद ये सेकंड पोजीशन पे है। सबसे लंबा फ्लाईओवर असम का नीलांचल है, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। उसके बाद ये 2.28 किलोमीटर का श्रद्धांजलि नाम से फ्लाईओवर बनाया गया है, जो कि कॉमर्स पॉइंट से सुंदरपुर तक जाएगा। नीलांचल फ्लाईओवर मालीगांव चरियारी से कामाख्या गेट तक ये फ्लाईओवर बनाया गया था, नीलांचल फ्लाईओवर। और इसका उद्घाटन जो है वो 30 अगस्त को अभी किया गया था 2023 में ही। इसकी लागत 420.75 करोड़ रुपए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देश का दूसरा वेलोड्रोम किस राज्य में बनेगा? फर्स्ट जो वेलोड्रोम है ये दिल्ली में बना है, और सेकंड वेलोड्रोम ये भोपाल में मध्य प्रदेश में बनेगा। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वेलोड्रोम बेसिकली क्या है कि ये एक तरह से वेलोड्रोम का मतलब है कि जैसे साइकिल रेस देखने के लिए 10,000 दर्शकों के बैठने की जगह रहेगी। तो ये साइकिल रेस के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो बनाया जाता है, उसको वेलोड्रोम कहा जाता है। साइकिलिंग रेस के ट्रैक को जो है वेलोड्रोम कहते हैं। और ये 180 डिग्री का होता है, मतलब सीधा एक तरह से ये साइकिल रेस का ट्रैक होता है, उसको वेलोड्रोम कहा जाता है। और ये जो सेकंड वेलोड्रोम ये भोपाल में बनाया जाएगा, इसमें 10,000 दर्शक बैठ करके इस साइकिल रेस को देख सकेंगे। 5 एकड़ की भूमि पर ये बनेगा, और 5 एकड़ की भूमि पर ये 50 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है? चीनी निर्यात को बढ़ाया है, और चीनी निर्यात को रोका गया था अभी, तो इसको अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली क्या है कि जो गन्ना की पैदावार है, वो उत्पादन वो कम हुआ है इस वर्ष, तो उसको लेकर के 1 जून 2022 को ये इसका एक्सपोर्ट को
बैन किया गया था, निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। अभी सितंबर 2023 में 6.2 मिलियन मैट्रिक टन चीनी का निर्यात करने को मंजूरी दी थी, लेकिन फिर से इसके निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार इससे पहले चावल और दूसरा गैर गैर बासमती राइस इसको कहते हैं उसको, और प्याज पर पहले से प्रतिबंध लगा चुकी है। मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा था, जो कि जारी है अभी भी। एक्चुअली में गन्ना उत्पादन के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक जाने जाते हैं, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस बार गन्ना उत्पादन कम हुआ है, जिसके कारण चीनी के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़े और एक तरह से चीनी निर्यात पर फिर से प्रतिबंध लगाना पड़ा। ये प्रतिबंध एक्चुअली जो हमारे देश में नागरिक हैं उनको चीनी आराम से उपलब्ध हो सके, और साथ साथ जो स्थिर कीमतों पर रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू नामक त्यौहार मनाया गया है। कटी बिहू नामक त्यौहार, बिहू जो है जनजाति है, ये असम की है, असम में मनाया गया है। और एक तरह से कटी बिहू ये चावल की प्रजाति है जो कि असम में होती है। इसके साथ साथ एक और त्यौहार है जो दीपक या साकी। तो इस कटी बिहू नामक त्यौहार में दीपक को जलाया जाता है, और इस त्यौहार में जिस समय ये कटी बिहू नामक त्यौहार स्टार्ट हुआ था मनाना, तो कटी बिहू नामक त्यौहार में इसमें खाली अन्न भंडार और भोजन की कम उपलब्धता हुई थी। तो अन्न भंडार का जो है खाली हो गया था और भोजन नहीं मिल पा रहा था, तो उस टाइम पे ये कटी बिहू नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये एक्चुअली में एक शोक के रूप में ये मनाया जाता है, और ये उस दिन को जो है दीपक जलाए जाते हैं, और दीपक या साकी जिसको बोलते हैं, साकी के नाम से दीपक बोला जाता है वहाँ पर। साथ साथ में तुलसी का पौधा, उसकी भी पूजा की जाती है, तुलसी के पौधे की, जिसको और तुलसी के पौधे को साफ किया जाता है और उसको एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है, जिसको तुलसी भेटी कहा जाता है। तुलसी भेटी यहाँ पर जो है लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और परिवार की खुशहाली और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं इस तुलसी भेटी की। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 लिस्ट में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 45वां रहा है, और ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है ये मर्सर कंपनी है। तो मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे लिस्ट में 45वां स्थान भारत को मिला है, और इस लिस्ट में नीदरलैंड जो है उसको फर्स्ट पोजीशन
मिली है। सेकंड पोजीशन पर आइसलैंड है। और थर्ड पोजीशन पर डेनमार्क है। इंडिया को ये 47 देशों में सर्वे किया गया, 47 देशों को लेकर के, उसमें 45 रैंक इंडिया की आई, जिसमें इंडिया के पॉइंट्स जो थे वो 45.9 पॉइंट थे। नीदरलैंड इसमें 85 पॉइंट के साथ फर्स्ट नंबर पे था। और सेकंड पोजीशन पे जो मैंने बताया कि आइसलैंड था, उसके 83.5 मार्क्स थे, या अंक थे कह सकते हैं। डेनमार्क तीसरे पोजीशन पर 81.3 अंकों के साथ ये तीसरे पोजीशन पे रहा है। अर्जेंटीना को 47वां स्थान मिला है। लास्ट बिल्कुल, और 42.3 अंक रहे हैं अर्जेंटीना के। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी मिली है? लद्दाख में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बन रहा है, उसकी मंजूरी मिली है। तो ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की, उसको लेकर के 13 गीगावाट की जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब है यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो कभी ना समाप्त होने वाले सोर्स हैं, नवीकरणीय ऊर्जा इसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब आती हैं, जिसके द्वारा पॉल्यूशन नहीं फैलता है। सीसीए की बैठक की अध्यक्षता मोदी जी ने की, और उसको लेकर ई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस परियोजना के लिए 20,777.70 करोड़ रुपए का मंजूरी दी है सीसीईए ने। सेंटर फॉर कॉमर्शियल मैनेजमेंट CIM, इसमें से 8309.48 करोड़ रुपए या लागत जो होगी उसकी, इतने करोड़ रुपए की लागत जो, यानी कि 40% ये हिस्सा हो जाता है इसका टोटल का, उसको कवर करेगी। कौन? CIM का मतलब है सेंटर फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में हुडको के नए CMD कौन बने हैं? हुडको के नए CMD संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं, और इन्होंने M नागराज की जगह ली ही है, मुनियप्पा नागराज की। इससे पहले मुनियप्पा नागराज CMD थे हुडको के। हुडको बेसिकली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती है, इसका फुल फॉर्म है। संजय कुलश्रेष्ठ ये पहले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं। संजय कुलश्रेष्ठ को इस कंपनी में 32 वर्षों का अनुभव है। और हुडको के बारे में जानते हैं कि हुडको एक्चुअली में इसका स्थापना हुडको की 25 अप्रैल 1970 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ठीक है। को का काम बेसिकली है कि जो भारत में आवास और शहरी विकास कार्य जो है उनकी मैनेजमेंट और डिज़ाइनिंग करती है। हरदीप सिंह पुरी भारत में यहाँ पे आवास और शहरी विकास मंत्री हैं।
तो हुडको उनके अंडर में आती है हरदीप सिंह पुरी के। आवास एवं शहरी विकास मंत्री। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एर्नाकुलम में मुकन्नूर गांव के डिजिटलाइजेशन के लिए मुकन्नूर मिशन शुरू किया है? फेडरल बैंक ने मुकन्नूर मिशन स्टार्ट किया है। इस मिशन के जो ये बैंक के संस्थापक हैं वो केपी हॉर्मिस हैं। इनकी 106वीं जयंती पर यह कार्यक्रम मुकन्नूर मिशन स्टार्ट किया गया। फेडरल बैंक के सीएमडी इस समय श्याम श्रीनिवास हैं। फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 में की गई थी और केरला में इसकी स्थापना की गई थी और केरल में ही ये नेदुमपुरम गांव है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय फेडरल बैंक की टोटल जो ब्रांचेज हैं इंडिया में 1370 ब्रांचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य में 100 सीटों वाले पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है? पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में ये 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज बना है। 100 सीट्स मेडिकल कॉलेज। मनसुख मंडाविया हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च के नाम से, ये निमसर के नाम से ये जाना जाएगा। इस समय जैसा कि हम लोग को पता है कि नेफ्यू रियो नागालैंड के सीएम है। इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स वाला ये मेडिकल कॉलेज है जिसमें 85 सीट्स जो हैं वो नागालैंड के लिए रिजर्व हैं और बची हुई 15 सीट्स जो हैं वो अदर स्टेट्स के लिए हैं। और ये पहला कॉलेज है जो पूर्वोत्तर राज्य में बना है, तो इस कॉलेज के साथ साथ ये रिसर्च में भी अपना योगदान देगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में एलिस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? एलिस्टर कुक ये इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। 2023 सीजन तक ये लगातार एसेक्स के साथ काउंटी क्रिकेट इन्होंने खेला है 2023 तक, ठीक है। और कुक ने टोटल 59 मैचेस में 24 मैचेस इनकी कैप्टनशिप में जीते गए हैं। टेस्ट कैप्टन जो रहे हैं टेस्ट मैचेस के लिए, सबसे सफल टेस्ट मैचेस के कैप्टन रहे हैं और 161 मैचेस में इन्होंने 124 72 यानी 12,472 रन बनाए हैं। टोटल 33 शतक इन्होंने लगाए हैं, जो कि अपने देश के सर्वाधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया है। वह किस समाचार पत्र या पत्रिका से संबंधित थे? वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मूर्ति मलयालम मनोरमा और द वीक यानी 1 और 3 से संबंधित थे। बंगलौर की पत्रिका है ये मलयालम मनोरमा, बेंगलोर से ये
रिलीज़ होती है। और ये पत्रिका इस टाइम पे, ये 1989 के टाइम पर ये इसके संपादक थे। और इसके साथ साथ द वीक पत्रिका के ये रेजिडेंट संपादक थे अप्रैल 2000 तक। इनको नियुक्त किया गया था द वीक पत्रिका का संपादक। सच्चिदानंद मूर्ति 68 ईयर्स इनकी एज थी। और इनको अभी फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ था। इनका जो लंग्स थे इनके वो बदले गए थे, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन इनका हुआ था। लेकिन उसके बावजूद, ये सर्जरी इनकी हुई थी तो उसके बावजूद ये इनका निधन हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर्स की रोड को बनाता है, तो उसको सेला सुरंग वहाँ पर निर्माण की है। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में निर्माण करी है BRO ने। और ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश में ये नई सुरंग बनाई है इन्होंने। और एक्चुअली BRO ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, और तवांग जाने के लिए सुरंग का निर्माण किया गया है। और इससे, इस सुरंग के माध्यम से 1 घंटा लगेगा तवांग जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश से तवांग तक के लिए। सेला टनल इंडिया चाइना बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी जो है इंडिया को करना है, वो बढ़ोतरी करती जा रही। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को अपने एक मैप था उसमें दिखाया था। तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी परियोजना लाई आ रही है, ताकि भारत इस परियोजना के जरिए या इस सेला सुरंग के जरिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंडिया में कि तवांग में जो बॉर्डर पर जो हथियार हैं उनको और सैनिकों को तेज़ी से तैनाती की जा सकेगी। 700 करोड़ रुपए की इसकी लागत रही है इस सेला सुरंग का। इसकी आधारशिला या नींव जो है, या आधारशिला कह दें, वो PM ने, मोदी जी ने 2019 में रखी थी, जो कि अब बन के तैयार हुई है। और एक्चुअल में बादल फटने और भूस्खलन होने की वजह से ये लेट कंप्लीट हो पाई। और इससे पहले, जैसे सेला सुरंग के निर्माण से पहले सर्दियों में बर्फबारी के समय में बॉर्डर पर जो सैनिक और हथियार और अनाज पहुंचाने में दिक्कतें होती थी, तो इसके परियोजना के बाद ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और कम से कम 1 घंटा जो है वो तवांग जाने के लिए समय लगेगा। तो कनेक्टिविटी जो है ये तवांग के लिए बहुत आसान हो जाएगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम में प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ये घोषणा नवीन पटनायक ने की है। उड़ीसा के ये मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जैसा कि हम लोग को पता है। FIH जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी है, उसके द्वारा ये वर्ल्ड कप, इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीता है हॉकी का। और उसमें जो खिलाड़ी हैं, जो उड़ीसा के खिलाड़ी हैं, उनको 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो एक खिलाड़ी हैं जो, इन्होंने भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को, मतलब प्रत्येक खिलाड़ी को इन्होंने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और ये ऐलान इन्होंने राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में किया है। और वहाँ पर ये विश्व कप गांव का निर्माण किया जाएगा और उसके लिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम विश्व कप गांव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने कोनोकॉर्पस के पौधे जो कि लोगों को बीमार बनाता है पर प्रतिबंध लगाया है? कोनोकॉर्पस एक पौधा है। एक्चुअल में इसमें सर्दी के दिनों में इसमें फूल आते हैं, इस कोनोकॉर्पस में, कोनोकॉर्पस में। और ये जो फूल हैं ये एक तरह से पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी है, सांस को लेकर जो बीमारी है, वो बीमारी को ये बढ़ावा देता है, तो व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक है। और इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तेलंगाना सरकार की से किया गया था पहले। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेट जो था इसको तेलंगाना ने बैन किया था, और सेकंड स्टेट अभी गुजरात हो गया है जिसने इसको कोनोकॉर्पस के पौधे को बैन किया है। ये मैंग्रोव प्रजाति का पौधा है, और बेसिकली ये ट्रॉपिकल इलाकों में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पनपता है। तो मैंग्रोव प्रजाति का मतलब एक तरह से ज्वारी जैसे कह सकते हैं, या जैसे सुंदरबन का डेल्टा है तो ऐसी जगह पे ये पनपता है। या फिर कच्छ के रण है, तो कच्छ का रण में भी मैंग्रोव प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये पनपता है। तो गुजरात में ये बैन किया गया है। और बेसिकली ये पौधा 1 से 20 मीटर लंबा होता है, और इस पौधे की पत्तियां जो हैं वो नुकीली रहती हैं। साथ में सर्दी के दिनों में ये हल्का सफ़ेद और लाल रंग के फूल आते हैं इसमें। तो इसके फूल हैं वो हल्के सफ़ेद या लाल रंग के फूल हैं, हल्के सफ़ेद। और ये फूल जो हैं ये हानिकारक होते हैं, और ये सजावट के लिए यूज़ किए जाते हैं अन्य देशों में सभी। लेकिन अभी क्या है कि इसमें जो है ये जो कोनोकॉर्पस का जो ये पौधा है, ये बेसिकली जैसा कि बताया कि लोगों को बीमार करता है, और इसमें सांस संबंधी बीमारी होती है, और ये पर्यावरण के लिए भी प्रतिकूल असर डालता है। तो इसके साथ साथ जैसे केरल में यूकेलिप्टस बंद है, तो जो वो भी पर्यावरण प्रतिकूलता के लिए जाना जाता है, यूकेलिप्टस। और दूसरा जो पौधा है जिसको दिल्ली में जो है कीकर, कीकर हम लोग जानते हैं कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है, लेकिन फिर भी ये विलायती कीकर है, ये इसको दिल्ली में बैन किया गया है, क्योंकि कीकर भी ये एक तरह से पर्यावरण में प्रतिकूलता लाता है, पर्यावरण अनुकूल पौधा नहीं है। तो इसको भी जो है हाल ही के दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा बैन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च की है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हम लोग जानते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे आके मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी दो दो बेट्टा है। और वहाँ पर भी ये एक तरह से ये नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है। और नीलगिरी तहर ये बकरी की एक प्रजाति है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट को। तो नीलगिरी तहर बेसिकली फिर उसके एक्चुअल में लुप्त प्राय हो रही है, तो उसको बचाने के लिए इसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और नीलगिरी तहर परियोजना या फिर प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ठीक है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, है ना। तो जयललिता के बाद में M.K. स्टालिन और इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के ये पार्टी है, और इस पार्टी के ये CM हैं। इसमें बेसिकली वहाँ पर स्थानीय रूप से ये वराई आदू के नाम से जानी जाती है।
नीलगिरी तहर को वराईयादू कहते हैं तमिलनाडु में। और ये एक पश्चिमी घाट, जैसा कि मैंने बताया कि पश्चिमी घाट में ये पाई जाती है और इस समय ये लुप्त प्राय हो रही है। तो एक तरह से इंडेंजर्ड स्पीसीज होने के कारण इसकी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब हम बात करेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज को। बेसिकली IUCN संस्था है और इस संस्था के द्वारा एक रेड डाटा बुक जारी करी जाती है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए होती है। और इस रेड डाटा बुक में गुलाबी पन्नों से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, जो लुप्तप्राय प्रजाति होती है, उनकी सूची दी होती है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्ज़ाम में कि IUCN की जो रेड डाटा बुक में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है या लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, उनकी लिस्टिंग जो है वो पन्नों में की जाती है। वो किस कलर के होते हैं? वो गुलाबी पन्ने होते हैं, ठीक, गुलाबी कलर के होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ये हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं और फिल्म निर्माता हैं माइकल डगलस, इनको प्रदान किया गया है। दो 2023 के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है ना, एमी अवार्ड भी से भी सम्मानित ये किए जा चुके हैं। और साथ में इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है। पहले से ये बहुत ही प्रतिष्ठित एक्टर रहे हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का आयोजन भी गोवा में किया जाएगा, जहां पर इनको सत्यजीत रे एक्सेलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाएगा। तो IIFI का आयोजन ये नवंबर में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको अभी मैंने बताया कि ये गोवा में आयोजित किया जाएगा और ये 20 से 28 नवंबर के बीच में, जैसा कि मैंने अभी नवंबर बताया था, तो 20 से 28 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। इस साल ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है इसका ये 54वां संस्करण होगा। 54वां अवार्ड जो है ये महोत्सव का आयोजन किया जाएगा गोवा में, ठीक है। और इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट जो डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो ईयर की बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, साथ में जो टेक्नीशियन होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, उन सभी को ये अवार्ड अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें बेसिकली एक जो चीज़ है वो ये है कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो किसी न किसी मीडिया से जुड़े होने वाले, या डिजिटल मीडिया में ले लीजिए या ऑनलाइन मीडिया ले लीजिए, तो किसी न किसी मीडिया से ये व्यक्ति का जुड़ा होना आवश्यक होता है। और इसके लिए जो है 1 जनवरी 2023 तक जिस व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या पूरी कर ली है, वो मीडिया प्रतिनिधि इसके लिए बनता है। अन्यथा वो व्यक्ति मीडिया प्रतिनिधि नहीं बन पाता है। तो आयु मापदंड को पूरा करने वाले जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ऑनलाइन रूप से ये किया जाता है, और जो कि
IFFI महोत्सव का प्रसारण करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किस ग्लेशियर पर मोबाइल टावर लगाया गया है? सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ऊंचाई पर स्थित है ये ग्लेशियर, और इस पर मोबाइल टावर लगाया गया है। और ये टावर बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर ये 15,550 या 15,500 फीट की ऊंचाई पर टावर का को लगाया गया है, मोबाइल टावर को। और इससे क्या होगा कि लोग जो जिनसे संपर्क नहीं कर पाते थे, वहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर के पास में जो फौजी तैनात रहते थे या जो आर्मी के लोग तैनात रहते थे, हमारे सैनिक जो है भारतीय सेना के जवानों को इससे फ़ायदा होगा। मोबाइल की जो रिंग है वो जाया करेगी, और जिससे ये अपने जो निकटतम लोग हैं, अपने परिवार है, जहाँ पर भी इनका उससे बातें कर सकेंगे। और साथ साथ में ये मोबाइल टावर जो है ये यूरगो गांव है उसके पास लगाया गया है। अब चूंकि सियाचिन ग्लेशियर ये पड़ता है हमारा लद्दाख में, तो ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो ITBP है, ये वहाँ पर ITBP के सैनिक तैनात रहते हैं। उनके लिए इसमें ये एक तरह से फ़ायदे होगा, सुविधा होगी एक तरह से उनको लिए। और ये टावर एयरटेल कंपनी के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना कि ये किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो डिजी कवच प्रोग्राम ये गूगल ने लॉन्च किया है। और ये प्रोग्राम है क्या एक्चुअली में? तो डिजी कवच ये वित्तीय धोखाधड़ी, एक तरह से जो फाइनेंशियल रूप से जो है धोखाधड़ी होती है, गूगल पे के माध्यम से या अन्य कोई UPI के माध्यम से जो है, जो भी ट्रांजैक्शन को लेकर के फ्रॉड होते हैं, उन फ्रॉड को बचाने के लिए ये डिजी कवच के रूप में ये एक प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। और बेसिकली ये ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए है। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये एक तरह से उनको देखता है कि कोई भी अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें किसी भी तरीके का ये इनसिक्योर ट्रांजैक्शन ना हो, और कोई भी व्यक्ति जो है अपना पैसा व मनी जो है वो कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सके इजीली। फ्रॉड के केस जो है ना हो, फ्रॉड को एक तरह से ये बचाता है फ्रॉड से। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है इसमें कि इसमें साइबर पीस संस्था के द्वारा इसमें समर्थन मिला है गूगल को। और इसमें गूगल ने एक्चुअली वित्तीय जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसकी लेकर हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन जो धोखाधड़ी है वो ऑनलाइन फ्रॉड, उसको रोकने के लिए ये सहायता करेगा। और डिजिटल साक्षरता एक तरह से और सशक्तिकरण की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को पूरे विश्व भर में कौन से दिवस को मनाया जाता है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जिसको बोलते हैं इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे, ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बोला जाता है। तो इसमें
बेसिकली जो है गरीबी हटाने को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है। और इसका प्रारंभ 1987 में हुआ था और ये पेरिस के एक गांव है ट्रोकेडरो, इस गांव की गरीबी को दूर करने के लिए 1 लाख लोग एकत्रित हुए थे और उन लोगों ने मिलकर के इसको गरीबी उन्मूलन दिवस को मनाया था पहली बार। निर्धनता या गरीबी से जूझ रहे जो पूरे देश के, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग हैं, जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और यूएन की जो महासभा है, जनरल असेंबली है या कह सकते हैं महासभा, के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके द्वारा इसको हर साल 1993 से ये मनाया जाने लगा विश्व में। विश्व में ये स्टार्ट हुआ, विश्व के रूप में गरीबी उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप में ये 17 अक्टूबर 1993 को पहली बार मनाया गया था वैश्विक रूप से पूरे विश्व के लिए। लेकिन उससे पहले इसका प्रारंभ जो है वो 1987 में पेरिस के ट्रोकेडरो गांव में के 1 लाख लोगों ने मिल करके इसको गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन हमारे लिए अभी ये जो महासभा वाली जो डेट है ये इम्पोर्टेंट है कि 1993 से ये मनाया जा रहा है ऑल वर्ल्ड में। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज की करंट अफेयर्स को हम यहीं विराम देते हैं और इसका सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जितने भी एमसीक्यू के माध्यम से जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद 23 तारीख से, ये 23 अक्टूबर से डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। जीएस तैयारी, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए तुरंत। जीएस तैयारी ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में कोर्सेज दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं और एग्ज़ाम पैटर्न दिए गए हैं और साथ साथ जो भी एग्ज़ाम इस साल हुए हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो उस ऐप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसके द्वारा भी आप करंट अफेयर्स को पा सकते हैं। इसके अलावा जीएस तैयारी ऐप में जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके लिए पेड क्लासेस हैं। पेड क्लासेस आप लोग अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है सभी सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और जो वीडियो लेक्चर है वो जूम के माध्यम से, जूम सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। टेलीग्राम में जीएस तैयारी 9 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके साथ साथ फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप
हमको फॉलो कर सकते हैं। जीएस तैयारी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी प्रिपरेशन करवाता है। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 2024 के पहले आरओ एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। उसका कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, तो जिसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है तैयारी कर सकते हैं। पीईटी का जो पेपर आ रहा है उसको भी ध्यान में रख करके कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 17 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स होगी उनको। धन्यवाद।